नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे क्या वाकई एक बार फिर से दुनिया में हो रही घटनाओं की वजह से भारत में अब संकट पैदा हो जाएगा। दरअसल दुनिया के एक कोने में छिड़ी जंग की आग अब भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आए भूचाल ने देश के मध्यम वर्ग की धड़कनें बढ़ा दी है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार इस संकट को बेअसर करने के दावों के साथ देश को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि महंगा होता सिलेंडर एक बार फिर आम आदमी की जेब काटने को तैयार है। आज सवाल यह है कि क्या वैश्विक परिस्थितियां वाकई हमारे नियंत्रण से बाहर है या फिर यह सरकार की नीतिगत विफलता ही माना जाए। विपक्षी नेताओं का साफ तौर से कहना है कि अगर हालात यही रहे तो जनता को गैस छोड़कर फिर से लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव ने इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया। हालांकि आज की बहस के अगर मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो स्थिति यह है कि क्या वाकई वैश्विक तनाव का बहाना बनाकर महंगाई को जायज ठहराया जा सकता है। आखिर सरकार कब तक और कैसे कीमतों को स्थिर रखने का वादा निभाएगी। क्या गुमराह करने के आरोपों में दम है या सिर्फ चुनावी राजनीति। सिलेंडर की ये बढ़ती कीमतें क्या मध्यम वर्ग का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ देंगी। और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जुड़ चुके हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी, जिस तरीके से स्थितियां अब सामने आ चुकी हैं, क्या कहता है आपका विश्लेषण। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस युद्ध का जो प्रतिकूल असर है वो भारत पे पड़ेगा और पड़ रहा है। धीरे धीरे स्थितियाँ और बिगड़ेंगी, ऐसी भी संभावना जो व्यक्त की जा रही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, भारत सरकार का जो प्रयास है, अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ इसको लेकर के, वो मुझे संतोषजनक लगता है। और मुझे लगता है कि सरकार इस पे सही दिशा में काम कर पाएगी इस विषय पे। लेकिन इस दौरान जो काला बाजारी का काम हो रहा है और जमाखोरी का काम हो रहा है, सरकार उस पर कैसे नियंत्रण रख पाएगी, ये देखने की बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं सरकारों के काफ़ी करीब हैं, उन्हीं के पास ऐसे ऐसे धंधे हैं, उद्योग हैं, जो इसका एक बड़ा कारण है कि वो उन पे कैसे हाथ डालेंगे। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो सिलेंडर गैस एलपीजी हो, इस पे जो बड़े बड़े लोग हैं जो उसका काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दलों के करीब भी रहते हैं और हैं भी। तो ऐसे में चिंता थोड़ी सी इसी को लेकर व्यक्त की जा रही है कि क्या इस पे कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, तो इसका भारत पे जो असर होगा, देखिए असर तो होगा, ठीक है ना। और कठिन समय में ज़रूरत है कि देश एकजुट रहे, एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ों से निकल के आने में हमें दिक्कत नहीं होगी। वैकल्पिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं, रूस से भी खरीदारी की बात चल रही है, और उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से सरकार एनर्जी की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अंशुमान जी, लेकिन जब विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है और विदेशी लोगों के हाथों में खेल रही है, उनके सामने नतमस्तक हो रही है, तो क्या कहता है आपका विश्लेषण। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं राहुल गांधी के भी वक्तव्य देखता हूँ, क्या वो चाहते हैं कि भारत युद्ध में शामिल हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें कर दे कि भारत की रक्षा को चुनौती देने वाले जो तत्व हैं वो हो जाए। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका से हमारे संबंध जो हैं वो खटास के दौर से गुजर रहे हैं जी। और लोग कहते हैं कि ट्रंप बहुत बोल रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मोदी को उसको जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ ज़रूरी होती है। अभी हम इतने संकटों में हैं और उस संकट में अगर हम एक संकट और मोल लें तो वो ठीक नहीं रहेगा। भारत सरकार अपनी नज़र रखी हुई है और विदेश मंत्री भी बयान दे रहे हैं
और लगातार ये चीज, हमें भारत सरकार की बातों पर भरोसा करने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये जो विपक्ष के सवाल हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, मैं मानता हूं कि कभी कभी वो सही समय पे सही बात नहीं करते हैं और गलत बातों को, मुद्दों को उठा देते हैं। तो थोड़ा सा उनको सब्र करना चाहिए। और मिडिल ईस्ट में ईरान हमारा दोस्त है, और देखिए सब व्यावसायिक दृष्टि से एक दूसरे के दोस्त हैं। हर राष्ट्र का अपना लाभ निहित रहता है और लाभ से ही दोस्ती मित्रता चलती है। लेकिन चूंकि यहाँ के मुसलमानों का वोट हासिल करना है, इसलिए हम ईरान का समर्थन करेंगे, तो ये चीज़ें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ईरान भी वो देश है जिसने अपने यहाँ पे मौलिक अधिकारों का बहुत हनन किया है। कितने निर्दोष लोगों को, हिजाब ना पहनने पे महिलाओं को उन्होंने फांसी पे सरेआम लटकाया है और महिलाओं के रेप के बाद उनकी हत्या करवाई गई है। तो वो ऐसा देश है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वैश्विक आतंकवाद का जो केंद्र है वो अमेरिका है, और अमेरिका से किस प्रकार से डील किया जाए, और अकेले कोई देश मुझे लगता नहीं कि अमेरिका से डील करने की स्थिति में है उनकी फौजी ताकत के देखते हुए। तो उसमें मुझे लगता है कि इसके लिए खास रणनीति की जरूरत है, और आज नहीं तो कल भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा और अच्छे कदम देखने को मिलेंगे। ठीक है शशलेन जी, जब से मिडिल ईस्ट तनाव सामने आया है, बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। जब आप लोग कहते हैं कि गुमराह कर रही है, तो आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आरोप है ये कहीं सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आरोप तो नहीं है? किस आधार पे आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं? अभी आपने सुना राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि आप लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि आप लोग इंतजार नहीं करते हैं, आप लोग मौके की नजाकत को नहीं समझते हैं। देखिए स्नेहा जी, भारत एक विविधता में एकता में देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आज से नहीं आदिकाल से रहते आए हैं। अभी 28 फरवरी को जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पे आक्रमण किया, और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जिसमें जो खेमनई थे, उनकी हत्या हो गई, और उनकी हत्या के साथ साथ उनकी बेटी, उनकी दामाद, उनके बहू और 3 पोते पोतियों की हत्या हो गई, और उनके साथ कुछ वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी थे। बात मानवता की है। ये नहीं कि अगर कोई किसी मुस्लिम देश पे आक्रमण हुआ है और बिना किसी कारण के किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो क्या हम उनके दुख में संवेदना नहीं व्यक्त करते? इससे पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, जो खेमनेई जिनकी हत्या इजराइल ने कर दिया है, कुरान देकर उन्होंने पांडुलिपि की भाषा में कुरान उनको तोहफे के रूप में दिया था। और मोदी जी ने जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी तो अपने देश में राष्ट्रीय शोक घोषित करने का काम किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, आप देखिए क्या पिछली सरकारों में जो हमारे विदेश नीति हमारे पड़ोसी देशों से थी, क्या आज हमारे रिश्ते वैसे हैं? क्या बांग्लादेश से वैसे रिश्ते हैं जो 2014 के पहले थे? क्या आज ईरान से हमारे वैसे रिश्ते हैं जो 2014 से पहले से थे? क्या हमारे रूस से वैसे रिश्ते हैं जो 2014 में थे? भाई जो ये घटना हुई है, अगर भाई हमारे वहां या पूरे विश्व में गैस और तेल के दाम क्यों महंगे हो गए? क्योंकि उन्होंने हार्मोज समुद्री मार्ग, जिसका 50% हिस्सा ईरान में आता है, वहां से भारत का 60% कच्चा तेल, 50% गैस भारत में आता है। रिश्ते बिगड़ जाने की वजह से हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में देश की महंगाई, चाहे गैस पे हो और चाहे सिलेंडर के गैस बढ़े हो, चाहे तेल के रेट बढ़े हो, सब पे वृद्धि हुई है। और रही अमेरिका की बात, भाई 2014 से पहले भी सरकारें थी, क्या कोई अमेरिका के दबाव में आके कोई स्टेटमेंट भारत का प्रधानमंत्री देता था क्या? भाई अभी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने ट्वीट किया कि हमने सीज फायर किया है। अगर उसकी बात में सत्यता नहीं थी तो देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के ट्वीट करना चाहिए था, नहीं ये हमारा आंतरिक मामला है, आप कौन होते हैं जवाब देने वाले। और जब भी इस देश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो अमेरिका की स्थिति क्या थी? अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट करने का काम किया था। और जब 1998 में परमाणु परीक्षण इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी अमेरिका ने विरोध करने का काम किया था। और 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना नहीं दिया था, उसका विरोध होना चाहिए। अभी आप देखिए किस तरीके से जी, अभी आप देखिए, अभी 2026 जो मिलन युद्धाभ्यास में ईरान का एक जहाज आमंत्रित होता है और अमेरिका उसको गिरा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, या वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी स्टेटमेंट
उसके खिलाफ नहीं देते हैं या उसके पक्ष में नहीं देते हैं। अभी आप ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका की हुई है, भाई कांग्रेस की सरकार में 2 से 3% टैरिफ लगाते थे, लेकिन अभी जो डील होने वाली थी तो अमेरिका ने क्या कहा कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, उसके बाद 18% कर दिया। और जो महिमा मंडप लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कर रहे थे कि अरे भाई 50 से 18% कर दिया। आप ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस की सरकार में 2 से 3% टैरिफ था, आज 18% क्यों? अमेरिका ऐसा कौन सा दादागिरी करना चाहता है? मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूं। भाई इस देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परमाणु समझौते किए, उसके नाम से लोग जानते हैं। लाल बहादुर जी शास्त्री रहे, हरित क्रांति के रूप से जानते हैं। वीपी सिंह जी रहे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। मनमोहन सिंह रहे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था की ओर देश को अग्रसर किया। आप कोई ऐसा काम करिए जिससे देश जाने। इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना नहीं। आज आपको लोग कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। ठीक है सुनील जी, जी क्या वाकई जो तनाव की स्थिति है विभिन्न देशों में, ये कहा जा रहा है इसका बहुत बड़ा असर आने वाले वक्त में भारत में पड़ेगा? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या वाकई जिस तरीके से लंबी लाइनें गैस के लिए देख रही है? देखिए स्नेहा जी, मेरा विचार है जंग कोई अच्छी बात नहीं होती किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए। बिल्कुल। जंग तब होनी चाहिए जब कहीं मान सम्मान या हमारी संपत्तियों पर या हमारी प्रभुता पर हनन हो रहा हो। लेकिन आज जंग किस तरह से दुनिया में छिड़ी हुई है, मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूँ। अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया देख रही है और कई चैनलों पर स्नेहा जी विपक्ष के प्रवक्ता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मौन हैं, बोल नहीं रहे हैं। बहुत कुछ न कहते हुए भी मौनगी में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि जो देश की परिस्थितियां हैं स्नेहा जी वो हमारे युद्ध के अनुकूल नहीं है। अभी हम उन परिस्थितियों में नहीं जाके हम उलझ जाएं, और अमेरिका चाहता यही है। अमेरिका भारत को भी कहीं न कहीं उकसा करके जंग में लाना चाह रहा है। आज ईरान के युद्ध का असर कितना भारत पर पड़ने वाला है और पड़ रहा है, चाहे भौगोलिक स्थिति पे हो, चाहे आर्थिक स्थिति पे हो, चाहे सामाजिक स्थिति पे हो। और आज जितना भी मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि तेल का आयात और गैस का आयात सब खाड़ी देशों से होता है। अगर कहीं न कहीं वहां से आपूर्ति बंद होगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। और जो ब्लैक लिस्टर हैं, जो इसे स्टॉकिस्ट हैं ब्लैक के, वो अभी से लग गए हैं। अनुष्मा जी सही कह रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं अभी सीतापुर से लौट के आया हूँ, गाँव में गैस मिलना बंद हो गई है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। अभी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, फिर भी जो आपदा में अवसर खोजते हैं, जैसे कोरोना में लोगों ने अवसर खोजा गैस सिलेंडर लेकर के, तो वो स्टॉकिस्ट स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं। सरकार को तत्काल ऐसे स्टॉकिस्टों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हाहाकार मचाने की स्थिति में परिस्थितियों से पहले ही तैयार हो गए हैं। देखिए स्नेहा जी, ईरान भी हमारा मित्र था, बिल्कुल, रूस भी हमारा मित्र है। हम अहिंसावादी हैं, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं और सर्वे भवन सुखना की हम प्रार्थना करते हैं। जी। हम कोई कट्टरपंथी धर्म के नहीं आते, हम सनातनी हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। इस नाते से हमको मौन रहने का मतलब नहीं कि हम कायर हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश का हर नागरिक इन स्थितियों पर बहुत ही चिंतित है। बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश में कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो भारत की क्या स्थिति होगी। अमेरिका हमेशा जो देश बढ़ता है, आप देख लीजिए, चाहे रूस हो या अन्य देश हो, इराक को देख लीजिए, उसको कभी चैन से बैठने नहीं देता है, किसी न किसी युद्ध में फंसा देता है। अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, तालिबान सामने हथियार रखे, फौजी निकल लिए वहां से, वही हथियार तालिबान के काम में आ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पड़ोसी जो स्नेहा जी हैं वो बहुत सुंदर सुशील मिले हैं हमको। क्या उनकी तारीफ की जाए, ईश्वर न करे ऐसे पड़ोसी किसी को मिले। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में। पाकिस्तान का हाल छिपाने हिंदू कितने % रह गए हैं। हिंदुओं के नाम से वो नफरत भारत में पैदा हो रही है। दिल्ली की घटना तो आपने देखा ही है। इन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है और अगर हम जंग की तरफ बढ़ जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या है स्नेहा जी कि जंग किससे लड़ी जाएगी। मैं अपने विपक्षियों से भी कहना चाह रहा हूं कि इतने विभीषण यहाँ बैठे हुए हैं जो विदेशियों के साथ दिखाई पड़ेंगे, मित्र हमारे आप साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो हम पहले अंदर लड़ाई लड़ें कि बाहर लड़ाई लड़ें? ठीक है जी।
हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, क्या वाकई परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, या फिर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार की नीतिगत विफलता है? किस मामले में स्नेहा जी? जो मौजूदा स्थिति है, तनाव जो मिडिल ईस्ट की वजह से अब भारत में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जंग की स्थिति उत्पन्न होगी तो अब बहुत गंभीर संकट आएगा भारत में। देखिए स्नेहा जी, जो परिस्थितियां मिडिल ईस्ट में बनी हैं जी, उसमें भारत कहीं से नहीं है। भारत के ईरान से भी व्यापारिक संबंध हैं और इजराइल से भी हमारे व्यापारिक और सामरिक संबंध हैं। जी, हम पूरी स्थिति पे बहुत गहनता से, ध्यान से देख रहे हैं। स्थितियां जो भी बिगड़ी हैं उसके पीछे उनका अपना अपना इतिहास है और वो आज से नहीं है। इजराइल के निर्माण से भी विषय चला आ रहा है जी, और उसके पहले भी उनकी जब सभ्यता वहाँ पर थी तब से ये विषय चला आ रहा है। वर्तमान में जब से ये कत्लो गारत वहाँ मची हुई है, हमास के लड़ाकों ने जब अक्टूबर माह में 22 या 23 में वहाँ हमला किया था, तब से स्थितियाँ वहाँ पे आसान चल रही हैं। भारत सरकार का जो स्टैंड है, किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करते और ना ही किसी आतंकवादी की घटना या आतंकवादियों को शरण देने वाले देश का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि ईरान ने अपनी पॉलिसी ऐसे आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने की बना ली है, जी, इस कारण से हम इस मोर्चे पे ईरान के साथ नहीं हैं। हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठनों को जो ईरान से फंडिंग होती है, हम इस मोर्चे पे ईरान के साथ नहीं है। हालांकि हमारे व्यापारिक संबंध हैं, उससे हमें इनकार नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि भारत इसमें कूद पड़े जाकर के ईरान की तरफ से या किसी तरफ से, ये उनकी मानसिकता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा जी, और भारत का राष्ट्रीय हित सबसे पहले भारत के नागरिकों की सुरक्षा, जिनको क्षेत्र में थी, जिनको हमने निकाला और निकाल रहे हैं। हम अपने भारत के नागरिकों के हितों से, भारत के राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। ठीक है। बाकी सारी स्थितियों पर भारत सरकार की बहुत करीबी निगाह है। अच्छा विवेक जी, जी। अभी आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालात यही रहे तो जनता को गैस छोड़कर फिर से लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी सुनील जी और अंशुमान जी कह रहे थे कि अब स्टॉकिस्ट एक्टिव हो चुके हैं और ब्लैक मार्केटिंग की तैयारी हो रही है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई, गैस में ब्लैक मार्केटिंग की स्थिति कहाँ से आ जा रही है, जब सारी कंपनियों ने स्पष्ट कह दिया कि आप 21 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग पर सिलेंडर मिल रहा है। बाकी जो घरों में पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं स्मार्ट योजना के तहत, उसमें घरों में पाइपलाइन से अभी गैस जा रही सुनील जी है। ने अभी ताजा अपडेट बताया कि अब सीतापुर में ग्रामीण इलाकों में गैस मिलना बंद हो चुका है। नहीं, महंगाई की वजह से वो इतना दहशत हो गया लोगों में। वो उसके रीजन होली की व्यस्तता हो सकती है। जी, अभी ऐसे किसी कारणों से कहीं गैस मिलना बंद नहीं हुई है, ना इस पे लोगों को पैनिक होना चाहिए। लोग पैनिक होकर के अनावश्यक गैस ले आकर के अपने घरों में स्टोर ना करें। इसीलिए सरकार ने ये नियम दिया कि 21 दिन बाद आप बुकिंग कर सकते हैं और आपकी बुकिंग में आपको सिलेंडर मिलेगा। तो इसमें कहाँ से इस तरह की बातें आ रही हैं? ठीक है। सरकार सबको गैस मुहैया करा रही, सबको पेट्रोल मुहैया करा रही, सबको डीजल मिल रहे हैं, कहीं कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं। भारत सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। भारत सरकार हर मोर्चे पे कह रही है। हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी नहीं है कि जहां पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो कम से कम हमारे देश के लोग तो अनावश्यक रूप से पैनिक ना हो, ना उनको कोई पैनिक करने की कोशिश करें। ठीक है। जी, अंशुमान जी, जी स्नेहा जी,
अनावश्यक रूप से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, स्थितियां बहुत बेहतर हैं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति मध्यम वर्ग का बजट बिगाड़ देगी? देखिए, आप और हम लोग निकलते हैं, अक्सर जी। बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट वेंडरों के पास आप देखिएगा कितने सारे घरेलू सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो ये समस्या पैदा करने में इनका योगदान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सरकार को चाहिए कि उनकी जितनी भी पेट्रोलियम एजेंसी हैं, जो गैस के वितरक हैं, उन पे कड़ी निगरानी रखें, तो शायद ये समस्या विकराल रूप न ले पाएगी। और बाकी मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत सरकार के जो कदम भारत सरकार उठा रही है वो फिलहाल अभी संतोषजनक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चिंता तो होगी क्योंकि युद्ध है, तो इसकी असर पड़ रहा है भारत पे और आगे चल करके ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर युद्ध बहुत लंबा खिंच गया जी। तो निश्चित तौर पे देश के लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि फिजूल में गैस भी ना खर्च करें, आप थोड़ी बचत करने की चीज़ों पे ध्यान दें। अक्सर हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, चीज़ें बड़ी आसानी से जब मिलती हैं तो शायद उसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते, वो दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दुरुपयोग जो हम देख पा रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर बड़ी आसानी से व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल होते हैं, उनके पे नियंत्रण रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप इस पे काम करेंगे तो इसका भी अच्छा असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बाकी विपक्ष की ये बार बार कहना कि ईरान में बच्चे मारे गए और ये हो गया, हम बहुत दुखी हैं, तो देखिए बच्चे हमारे यहाँ रोज कौन मारे दुखी जा है? रहे जो हैं। दुखी होकर ये स्यापा करे, छाती पीट के मर जाए, आप थोड़ा सा, कौन दुखी है? जो लोग हैं दुखी, मैं जो उनकी बात दुखी उनसे कहिए बिल्कुल ज्यादा दिक्कत हो तो वीजा लेके चले जाए ईरान में, मेरा ये मानना है विवेक जी, मेरा ये कहना है कि हमारे बच्चों की चिंता हम करें, हमारे देशवासियों की चिंता हम नहीं करें, हमारे वो यहाँ ज्यादा बेहतर है। हमारे ना कि नौनिहालों हम- पे ना अंशुमान कि जी आप हम- वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ जब हमले होते हैं तो कोई दुखी होता है क्या? हमारे जब नौनिहाल मारे जाते हैं, हमारे जब बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ते तो कौन छाती पीटता है? देखिए, जवाब ले लेते हैं ना शशिलेन जी से। शशिलेन जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं और जी। पत्रकार हमारे बैठे हैं, देखिए युद्ध जो है किसी भी देश का हल नहीं है। युद्ध से किसी भी रास्ते को, विकास के रास्ते पे आप नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल उन लोगों को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे देश में या देश के बाहर, अभी आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, सब दुखी थे, लेकिन वहाँ अत्याचार हुआ, उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे देश में थे, तो उसमें दोहरी नीति क्यों? आपने किसी प्रधानमंत्री को आज तक भारत सरकार के आज़ादी के 1947 के बाद से देखा जो अमेरिका गया हो उसने कहा हो अब की बार ट्रम्प सरकार? कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री में चुनाव लड़ाने का काम किया, उसका चुनाव प्रचार करने का काम किया? ये नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी रणनीति है, हमारे अपने संसाधन है, हमारी अपनी सेना है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, आप विदेश नीति के आधार पे आप देखिए, कभी जिस तरीके से आज अमेरिका जैसे हमको गुलाम बना दिया हो, जैसे आज़ादी के पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज हमारी है, किस तरीके से कहता भाई अब रूस से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सीज फायर की घोषणा वो करता है। उसके बाद मोदी जी के बारे में कहता है भाई हम चाहे तो उनके आचरण पे कुछ कह सकते हैं। भाई ऐसे ट्वीट ट्रंप करते हैं, ट्रंप की सरकारें करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विदेश मंत्री एक भी ट्वीट करके ट्रंप का विरोध नहीं करते हैं। ये कैसी नीति है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब देते स्नेहा हैं। स्नेहा जी, इसको मुझे जवाब देने का मौका जी, जी। दीजिएगा। अभी मैं इनको पिछली दफ़ा भी सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मोदी जी को वीज़ा देने का विरोध किया लोगों ने, ये नहीं होना चाहिए। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन सूचियों में इनकी पार्टी के भी सांसद शामिल हैं, कादिर राणा, कमल किशोर, मोहम्मद शाह, शफीकुर रहमान बर्क, परवेज हाशमी। तो कम से कम यहाँ ऐसे ज्ञान ना उड़े लें जो लोगों का हजम ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप भारत के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को वीज़ा ना देने की फरियाद जाके वहाँ के बराक ओबामा से करते हैं, तब आपको राष्ट्रीय सीमाएं नहीं याद आती हैं, तब आपको राष्ट्रीयता नहीं समझ में आती है। हमारा कद है, हमारी आवाज़ है, अगर हम वहाँ जाकर के उसकी सरकार बनवाने में मदद करते हैं, बने चाहे ना बने, हमारी अगर वॉइस अमेरिका में सुनी जा रही तो आपको दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी को लोग सुन रहे हैं। भाई मोदी विरोध, ये लोग देश विरोध तक जा चुके हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये किसने कहा कि युद्ध से कोई हल निकलता है? बार बार हमारा स्टैंड है, हमारे प्रधानमंत्री का स्टैंड है कि आप टेबल टॉक करिए,
डायलॉग करिए, युद्ध समस्या का हल नहीं है, बाकायदा भारत सरकार का स्टैंड है, इसमें आप नया क्या बता रहे हैं। लेकिन जिन लोग बातें होती हैं राष्ट्रों के बीच, अगर कोई आतंकवादी संगठन कहीं कत्लो गारत करता है तो उससे कौन सा राष्ट्र बात करेगा, कैसी बात करेगा। जो सिचुएशन आपके समय में थी, कोई भी हमें बजा के चला जाता था, कोई हमारे सैनिकों के सर काट के लेके चला जाता था, कोई हमारी कचहरी में बम विस्फोट कर देता था, कोई बहन बेटी उठा ले जाता था, हम तो बाजार तरह बचते थे आपके समय में। आपके शासन काल में तो कोई नीति ही नहीं थी आतंकवाद के विरोध में। आज अगर हमने एक स्टैंड लिया है कि हम आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, घुस के मारेंगे, उनको जो संरक्षण देगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको दिक्कत है। भाई हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हमने घुस घुस के मारा है। म्यांमार तो शुरू किया था, पाकिस्तान तक पहुंच के मारते हुए। और हम इजराइल की नीति का भी समर्थन करते हैं कि जो हमास को घुस घुस के मार रही है। हम किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करते। दिक्कत यह है कि जब आतंकवादी कोई घटना कारित करते तब विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होता, तब तो लोग फिलिस्तीन का बैग कमर की बगल लगा घूमेंगे। और जब कोई राष्ट्र इनके ऊपर कार्रवाई करता है तो कहते हैं साहब छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, फलाने लड़कियां मारी जा रही हैं। तो ये चीजें देखिए, ठीक है युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन जब कोई क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना जी। जब मुजफ्फरनगर में आपने बेटियों को छेड़ा, स्कूल जाने से रोका, उसके मामा और भाई गए उलाना लेके, चाय की टपरी बैठे थे, लौट करके आपने पीटा इतना पीटा कि मर गए। आपने मुकदमा नहीं लिखने दिया आजम खान ने। तो उसके बाद अगर बहु बेटी सम्मान बचाओ पंचायत हुई, पंचायत के बाद दंगा फैला, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिर किस बात को डरते हो भाई? ठीक है, उस मुहावरे में तो आप ले आए। इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी का पक्ष लेते हैं। जी सुनील जी, एक तो मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से वैसे ये कहा जा रहा है कि स्थितियां बड़ी संवेदन वाली हो चुकी हैं, हर किसी को सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन अब ये जो बयानबाजियों का दौर जारी है सत्ता और विपक्ष के बीच में, क्या वाकई इससे, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई नहीं चाहता जंग हो, कोई नहीं चाहता जंग हो, इन बयानों से हम जंग से दूरी बना पाएंगे क्या? देखिए सिन्हा जी, जी राजनीतिक बयान जो देश के अंदर चल रहे हैं जी, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर भी नरेंद्र मोदी जी एक शब्द कहीं बोल दें तो 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर वो शब्द बाहर निकलेगा। मैं अभी कह चुका हूं कि अमेरिका चाह रहा कि भारत की बढ़ती हुई स्थिति, आर्थिक स्थिति उसको पसंद नहीं आ रही है। इस नाते से वो तो उलझाना चाह ही रहा है कि अमेरिका भी कहीं, भारत भी अमेरिका की तरह कहीं कहीं जंग में सामने आ जाए। सुनील जी, अमेरिका को तो ये कहा जाता है कि हमारे साथ खड़ा है। अभी शशलेन जी कह रहे थे कि पीएम मोदी उनके समर्थन में हमेशा रहते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती की दुहाई दी जाती है। फिर आप दूसरी तरफ ये बातें कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे टांग पकड़ के खींचने के लिए एकदम बेकाबू है। स्नेहा जी, आप ये बताइए, हमारा पड़ोसी हमको बहुत मानता है जी, लेकिन अभी ला के आप 1 करोड़ गाड़ी खड़ी कर दीजिए, सबसे ज्यादा अगर दर्द होगा तो पड़ोसी और मित्र को होगा, दूसरे नहीं होगा, क्योंकि आप आर्थिक स्थिति मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिका का तो इतिहास उठा देख लीजिए, भारत की कितनी मदद किया है। 71 की जंग में मैं छोटा रहा होगा, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार बताते हैं तब भी वो भारत साथ नहीं खड़ा था। रशिया, जहां तक मुझे जानकारी, कि रशिया हमारा ऐसा एक मित्र रहा है कि हमेशा हमारे साथ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने और रशिया के अतिरिक्त मेरी समझ किसी मेरे मित्र देश ने खुल के इस बात का समर्थन नहीं किया होगा कि आतंकवादियों ने हमला किया हमारे भारत पर। तो हमको वो भी देखना है कि कौन मित्र हमारे संकट के समय खड़ा होता है। और मुझे अभी भी विश्वास है कि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी विपदा आए। अगर ऐसी विपदा आती है तो हमारी ये मित्र देश हमारे साथ खड़े होंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो हम किसी संबंध बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते मेरे संबंध सबसे मधुर हों, लेकिन हम जंग में जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंग से किसी भला नहीं है। इस जंग को आप देखिए कि हिंदुस्तान के कितने लोगों के दिल में दर्द हो रहा है। आप सोचिए, अगर वो मिसाइलें हिंदुस्तान में अगर गिर जाएं तो जिनके दर्द हो रहा, क्या उनके बच्चे सलामत रहेंगे या हमारे बच्चे सलामत रहेंगे? बम, मिसाइलें जात, धर्म, मजहब देख नहीं गिरती हैं।
जब नाश आती सबकी होती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को घेरिए, अच्छी बात घेरिए, आप विपक्ष में है, मैं भी चाहता हूं आप घेरिए। किस मुद्दे के लिए? नहीं, अगर ऐसा कोई मुद्दा ऐसा भाई युद्ध कहीं हो रहा है, उससे सरकार से क्या वास्ता आपको है? लगता है कि सरकार कहीं फेल हो रही है, किस मामले फेल हो तो रही आप है? घेरिए। लेकिन मेरी समझ से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो फेल हो ही गई है सरकार आपकी। देखो अच्छा, मैं आपसे भी मुद्दा इसी मामले में फेल हो ही रही थी। प्लीज प्लीज जी। प्लीज आप नहीं, सभी से निवेदन है, मुद्दे पे रहते स्नेहा हैं। जी, विवेक जी, एक बात मैं जरूर बात दे दूं, थोड़ा सा हमको दे दी, मैं जानना जी, चाह जी। रहा था कि यूजीसी ला के आपने हिंदुओं को हिंदू से कत्ल अभी कराने की स्थितियां व्यवस्था बहुत कर दी। गंभीर हैं, यूजीसी पे नहीं जाएंगे। नहीं, सुनील इसलिए जी, आगे। फिलहाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार विवेक जी चरम कह रही है, सीमा पे है। महंगाई उत्तर वाला प्रदेश में मुद्दा। कोई ऐसा विभाग आपको नहीं जो भ्रष्टाचार के आकर सुनील नहीं जी, हुआ हो सुनील और जी। आप उसके लिए पत्र न लिखते हो। सुनील जी नहीं, प्लीज इसलिए मुद्दे पे जो रहते आप कहें हैं। बढ़िया है। सुनील जी हाँ, मुद्दे पे वर्तमान रहते हैं। परिस्थिति में इनका आता हूं। कहना है कि महंगाई का ये जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, देखिए सब कुछ इसमें समान है। सामान्य है, जी लेकिन कल क्या होगा उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। जब जंग सवार है लोगों के दिमाग में, तो उस जंग का अगर असर कहीं हमारे ऊपर भी आता है जी। तो हमको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आग लगे तब हम कुआं खोदें, वो नहीं ठीक है। हम कुआं खोद के अपनी व्यवस्था कर लें कि अगर जंग होगी या आग लगती है तो हम पानी भी बुझा लें और अपने परिवार को पानी पिला भी सके। आज भारत के लिए वही सोच की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि खाड़ी देशों से बहुत कुछ हम मंगाते हैं और उनके ऊपर हम निर्भर भी हैं। अगर वहां से कोई सप्लाई हमारी बंद होगी, वो चैन टूटेगी, तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक स्थिति की रीढ़ भी टूट सकती है। स्नेहा जी, ठीक है। और बार बार इसने ये सेकंड बार बार लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प, हर व्यक्ति की, हर राजनेता की सोच अपनी अपनी होती है। कोई जंग की तरफ जाता है, कोई शांति की तरफ जाता है। तो आप ट्रम्प जी के ऊपर शांति संदेश पहले चढ़ा हुआ था, अब जंगी जुनून से सवार है। जी स्नेहा जी। शशलेन जी, आप लोगों के आरोप जो हैं वो निराधार आरोप हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि स्थितियां गंभीर हैं, तो बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। देखिए स्नेहा जी, जी भाजपा सरकार नारे बहुत अच्छी देती है। अमेरिका में चुनाव आती है, कहती है अब की बार ट्रम्प सरकार। अपने भारत में कहती है हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। क्या हमारा देश विश्वगुरु ऐसे बनेगा कि अमेरिका जो कहेगा वो हम करेंगे? अमेरिका हमारा युद्ध पाकिस्तान से होगा, सीज़फायर की घोषणा अमेरिका करेगा। और अभी विवेक जी कह रहे थे कि जब से सरकार भाजपा की है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। जी 2014 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014 को हुआ। जम्मू हमला 20 मार्च 2015 को हुआ। मणिपुर हमला 4 जून 2015 को हुआ। गुरदासपुर हमला 4 जून 2015 को हुआ। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ। पंपोर हमला 25 जून 2016 को हुआ। कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017 को हुआ। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को हुआ। बारामूला हमला 3 सितंबर 2016 को हुआ। हंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016 को हुआ। नगरोटा आर्मी बेस हमला 29 नवंबर 2016 को हुआ। सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017 को हुआ। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट 7 मार्च 2017 को हुआ। अमरनाथ यात्रा पर हमला 11 जुलाई 2017 को हुआ। सुजवान हमला 10 फरवरी 2018 को हुआ। शैलेंद्र जी, ये दंतेवाड़ा इतनी हमला 9 लंबी अप्रैल फहरिस्त गिना के 2019 आप को क्या हुआ। कहना चाह रहे हैं पहलगाम, जरा? मैं बताना ये चाहता हूं जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपोगंडा चाहते हैं कि जब से देश में बीजेपी की सरकार है, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थी, ऐसा लगता है इससे पहले देश था ही नहीं, देश में सेना था ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, जितने आतंकवादी हमला हुए हैं आप देख लीजिए पिछले सरकारों में, आजादी के बाद से उतने हमले नहीं हुए हैं जितने इन सरकारों में हमला होने का काम हुआ है। जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं अगर हमले होते हैं तो उसका जवाब भी तो दिया जा रहा है, घर में घुस के जवाब दिया जाता है। आप लोग सिर्फ कहते हैं स्नेहा हमले होते जी, हैं। जी इसी उत्तर प्रदेश एक में मिनट, जब एक कचहरियों मिनट, में बम टाइम विस्फोट होते थे तो आतंकवादी मुकदमे खत्म कर दिए जाते ठीक है, थे, ठीक है, वापस ले विवेक लिए जी, जाते शशलेन जी थे का पक्ष पूर्ववर्ती उसके बाद सरकारों आप में। जवाब दीजिएगा। भाई अभी पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जवाब दिया तो घर में घुस के जवाब दिया। घर में घुस के जवाब दिया जी उसके बाद एक प्रोपोगंडा बनाया कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। क्यों 2020 मैच खिलाने का काम किया? क्यों खिलाने का काम किया? अगर इतना बड़ा दुश्मन है क्यों प्रोपोगंडा बनाते हैं आप? और वहीं हमारे देश का कोई, अब अगर अभिनेता दूसरे देश के
खिलाड़ी को खरीदने का काम करता है तो आप उस पर प्रोपगंडा बनाते हैं। ये कौन सा प्रोपगंडा है भाई? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, शेख हसीना को अपने देश में रखे हैं भाई। इस विदेश नीति में और देश की नीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आतंकवादी हमला करेंगे तो उनका पुरजोर विरोध करना चाहिए, उनका घर में घुस के जो इनका निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन रणनीति के आधार पे विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो उसका प्रोपगंडा नहीं बनाया जाता है। ठीक है अंशुमान जी, विदेश नीति को खोखला कर दिए भाजपा सरकार, ये पूरा विपक्ष बार बार कह रहा है। देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। जी। भारत सरकार की जो वर्तमान विदेश नीति है वो कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि थोड़ा सा उसमें समय लगता है उनको उसको क्लियर करने में। जी। लेकिन भारत सरकार की वर्तमान जो विदेश नीति है वो बहुत प्रभावशाली नीति है। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल जैसे हमारे सुनील जी कह रहे थे कि भारत की आर्थिक जो तरक्की है उसको देख करके बहुत से देशों में खलबली मची पड़ी। आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो राजदूत थे उन्होंने हमारे यहाँ एक बयान दिया यहाँ पे कि हम चीन जैसी गलती भारत के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं। हमने जो मौका दिया तो चीन हमसे बहुत आगे बढ़ गया। यानी कि उसको ये मालूम है कि भारत क्या तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में भारत की क्या अगर बढ़ गया आगे तो हम भारत के आगे भी घुटने टेकने पड़ेंगे हमें। तो ये घुटने तो उसको टेकने पड़ेंगे और इसी में उलझाने का प्रयास हमको अमेरिका कर रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई चल रही है वो तेल की लूट और वहां पे जो खजाना है, जो सोना है, उसकी लूट के लिए चल रही है। अमेरिका पहले भी एक्सपोज हो चुका है, तमाम विश्लेषक ये बातें कह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। खुद अमेरिका के जो बड़े बड़े बौद्धिक जन हैं वो सब ये बातें कह रहे हैं। वरिष्ठ सांसद, पुराने उनके सांसद, पुराने मंत्री और बड़े बड़े अटॉर्नी जनरल उसको बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो कर रहा है अमेरिका, ये केवल लूट के लिए कर रहा है। 3 करोड़ से 80 लाख से ऊपर लोगों के अमेरिका ने पिछले 71 के बाद से अब तक लोगों को मार दिया है और आज तक हम उसके खिलाफ माहौल नहीं बना पाए हैं। देखिए, मैं मानता हूं ये जितनी जंगें हो रही हैं इसके सारी जंगों के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, कॉन्फ्लिक्ट है। इसी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को जाना मेरी बात आप प्लीज, आप विदेश नीति के बारे में अगर समझ रखेंगे तो शायद इसके बारे में ज्यादा अच्छा होगा। ट्रंप वहां पे राष्ट्रपति थे, भारत से प्रधानमंत्री वहां पे गए, मौके पे हमारी ट्रंप से मित्रता थी, ठीक है, और मित्रता के नाते हमारे उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। आप देखिए बॉन्डिंग आज भी अच्छी है, लेकिन भारत अपने हितों को साध रहा है, अमेरिका अपने हितों को साध रहा है। अमेरिका अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहा है, उसमें भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। हम अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं तो अमेरिका के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा। व्यक्तिगत बॉन्डिंग के लिए ही वो चीजें थी, वहां पे वही हुआ। और मैं आपको फिर बता दूं कि अभी भी मैं समझ रहा हूं विपक्ष जानबूझ करके वही काम कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है। यानी कि भारत सरकार को उकसाने का काम, हमारी जनता को उकसाने का काम कि हम कुछ रिएक्ट करें। ईरान पे अगर हम ईरान का समर्थन करते हैं तो कल को बहुत सारे देश जो हमारे मित्र हैं वो आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारा समर्थन नहीं करेंगे। ये बात इनको समझ में नहीं आती है। आतंकवादियों का समर्थन करना, ईरान का समर्थन करना बराबर है। ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं वो आतंकवादी गुट थे। ये लोग, मैं कहता हूं कि कितने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कौन सा बयान दिया था जब इजराइल में घुस करके हमास के आतंकियों ने उनके लोगों को क्रूरता से, बर्बरता से मारा, उनके लोगों को लेके गए अपने यहां, तो किसी भी अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकली। तो आप बता दीजिए इनके लोगों का क्या महत्व है यहाँ पे? ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ईरान के लोगों को समर्थन वहां करेंगे, ईरान का समर्थन करेंगे तो भारत का मुसलमान जो है इनके गोद में आके बैठ जाएगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। देखिए, ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, यहाँ पर राष्ट्र हित प्रथम रखा जाएगा। यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। भारत सरकार का जो वर्तमान रवैया है वो धैर्य से काम कर रहे हैं, संयम से काम कर रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जिसमें हमारे देश के नागरिकों की हितों की संरक्षण होता रहे, दिखे, और ये होगा जरूर। विवेक जी, जी पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, भारत सरकार हर मोर्चे पे अच्छा कर रही है जी। इन्हें दिक्कत है कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव लड़ने क्यों गए? भाई हमारी हैसियत थी, हमारी वाइस थी, हमें कार्यक्रम में बुलाया गया, हम गए, हमको लोग सुनना चाहते हैं, हम गए, हमने किया। और हमारे रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते भी अच्छे हैं। अब रही बात मिस्टर ट्रंप की, तो मिस्टर ट्रंप तो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया के बड़ा राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके संबंध खराब हैं? लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। उनको अमेरिका फर्स्ट का नशा उनके दिमाग में है, तो उसको क्या कोई करेगा? ये चाहते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी चाहते हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग मोदी जी मिस्टर ट्रंप के लिए करें।
कूटनीतिक भाषा में इस तरह के शब्दों के लिए कोई स्थान है नहीं। मोदी जी ने बहुत सीजन तरीके से उसका जवाब दिया। आपने देखा, उन्होंने जब यूरोप के साथ डील हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई कुछ देश व्यापारिक समझौतों को अस्त्र की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत सीजन प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब विपक्ष के समझ में नहीं आती बात, तो ना समझ में, उसमें हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष को ले दे करके मुस्लिम तुष्टीकरण याद आता है। ईरान में लोग मर रहे हैं, गाजा में लोग मर रहे हैं। अरे भाई ज्यादा दिक्कत हो तो चले जाओ, वीजा ले लो, कौन मना कर रहा है। और तुष्टीकरण करो, हम तो चाहते हैं, बस कुछ लोग उधर भी छाती पीटने वाले चाहिए आप जैसे, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत सरकार किसी आतंकवादी गुट का समर्थन नहीं करेगी, ना आतंकवादियों को समर्थन करने वाले। ये बार-बार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विदेश नीति खोखली कर दी है, जरा इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए स्नेहा जी, किस मामले में कहते हैं विदेश नीति खोखली होगी? किस मामले में कहते हैं? हर एक मामले में तो ये कह रहे हैं। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में बोलते हैं तब भी ये कहते हैं कि विदेश नीति खोखली कर दी गई है। जब ईरान और अभी ये मौजूदा तनाव वाली स्थिति, तब भी ये कहते हैं कि विदेश नीति स्पष्ट नहीं है। स्नेहा जी, इनके समय में कोई विदेश नीति थी क्या? पाकिस्तान बजा के जाता था हमको बाजक तरह से, कभी सिपाही सर काट लेता था, ठीक, आए दिन हमारे सीमा पर गोलीबारी झोंक देता था, ठीक, हमारे सैनिकों को जवाब देने के लिए इनके पास से परमिशन नहीं मिलती थी। ये हालत थी। हमारे सिपाहियों पे पत्थर मारे जाते थे, जम्मू कश्मीर हमारी टेरिटरी में पत्थर मारे जाते थे, हमारे सिपाही पत्थर खा के बेइज्जत होकर के लौटते थे। इनके समय में कोई नीति थी क्या? न सुरक्षा की नीति थी, न विदेश की नीति थी, न आंतरिक रक्षा की नीति थी। कचहरी में बम फूटते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। हमारे सरकार के समय में अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखा, तुमने उसके सीमा में घुस के उसकी आंख फोड़ी है। म्यांमार से शुरू किया था, जब म्यांमार में मारा तो पाकिस्तान ने कहा हम तो परमाणु संपन्न, हमारे पास पाव किलो के बम है, हमारे तरफ तो हिंदुस्तान नहीं आएगा। तो हमने मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे पास भी हमने क्या दिवाली के लिए थोड़ी रख रखे हैं, तुम्हारे लिए रख रखे हैं। उनका भी इलाज जाके घर में घुस के कर दिया। अब उनकी हालत तो वही हाल वह, आपने एक ट्रेन वाला चुटकुला सुना होगा कि मुझको मारा तो मारा, मेरे लड़के को मार के दिखाओ, फिर मेरे फलाने को मार के पूरा खानदान पिटवा दिया। इसी तरह पाकिस्तान ने कांचा एयर स्ट्राइक किया, अब की सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ, सर्व तो कर दिया भारत ने। अब बचा क्या है? इसके बावजूद भी विपक्ष को स्यापा करना, तो स्यापा इनकी किस्मत में, इनको जनता ने भेजा है स्यापा करने के लिए विपक्ष बैठाया है। ये छाती पीटते रहे, हमारी शुभकामनाएं इनको, वहीं बैठ के पीटते रहे छाती, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी स्नेहा, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, आप गौर किए, जब किसी देश से दूसरे देश से जंग होती है जी, तो कितने देश कूदते हैं उसके बीच में। यूक्रेन का, रूस का इतने दिन से युद्ध चल रहा है, कितने देश सामने आए हैं। बिल्कुल। भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो चाहे पाकिस्तान दोस्त रहा हो, चाहे हिंदुस्तान दोस्त रहा हो, कोई जंग के लिए तैयार हुआ होता है ऑपरेशन सिंदूर चाहिए। कोई देश जो समझदार है, विकासशील है, विकसित होना चाह रहा है, वो जंग नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। और भारत भी जंग की तरफ कभी नहीं रहा है, न भारत रहेगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां आती तो हमारी सरकार और हमारी सेना दोनों इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर तरीके से देख रही हैं, सोच रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझ रही हैं। लेकिन ये जरूर है स्नेहा जी, जब आग जलती है तो कुछ उसकी तपस पड़ोसी के ऊपर आती है। ये बट नेचर है, ऐसा हो भी सकता है। इसलिए हमको और आपको, पूरी सरकार को, देशवासियों को हर संकट की घड़ी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईश्वर न करे कोई ऐसा संकट आए, लेकिन फिर भी हमको हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। जी स्नेहा जी। शशिलेन जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से इनकी विदेश नीति, रक्षा नीति और जो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए इनको कोई ऐसा, आप देखिए देश के तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कभी भी उनकी स्वतंत्रता पे किसी ने हनन नहीं किया। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब से जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, मोदी जी बाद में देते हैं, लेकिन ट्रम्प जी पहले देते हैं। इसलिए हमें अपने स्वतंत्र होकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए, अपनी विदेश नीति को खुद सुरक्षित करना चाहिए और अपने निर्णय खुद देना चाहिए। ठीक है स्नेहा जी, यहाँ तो प्रधानमंत्रियों की हत्या तक हो गई है विदेशों में, आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौता करके लौटे थे, जिंदा नहीं लौट पाए। ठीक है विवेक जी। इंदिरा गांधी जी के ऊपर प्रधानमंत्री आवास में गोली चल गई,
ठीक है। ये वो देश है। अंशुमान जी, मुद्दे आज पर हमारी आपका- सुरक्षा नीति मजबूत है, विदेश नीति भारत मजबूत की है। विदेश नीति की बात करनी है तो आप देखिए हमने यूरोप के साथ एक बड़ी डील करी, उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ से होके गए हैं और यूरेनियम के क्या कहते हैं एक्सचेंज को लेकर के बातें हुई हैं और सफल बातचीत हुई है। भारत को यूरेनियम अब कनाडा देगा दोबारा से, जबकि हमारे संबंध ट्रूडो के समय में कितने खराब चले हैं सबको मालूम है। खालिस्तान के आतंकवादियों को वहाँ पे प्रेशर नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें तय हो गई हैं। इसके अलावा हमारे बाकी देशों से कितने अच्छे डील्स हुए हैं। अभी यूके आके फिर डील करके गया, कई देशों से हमारी मुक्त व्यापार की समझौते हुए हैं। भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है। अमेरिका से हमारे संबंध खराब हुए तो हमने अपना वैकल्पिक मार्ग तलाशा है। हमसे ज़्यादा नुकसान आज अमेरिका का हो रहा है क्योंकि अमेरिका के लोग महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। तो भारत की जो विदेश नीति है इसका असर दूरगामी है और दीर्घगामी है और इसके लाभ है मैं बहुत ज़्यादा आगे चल करके। भारत सरकार विदेश नीतियों में बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। मैं साफ कहता हूं कि इस दिशा में आज जहां इस तरह कठिन माहौल है, हमारे देश के विपक्ष की आदत पड़ गई है कि वो भारत सरकार के साथ खड़ी ना होकर के ऐसे लोगों के साथ खड़ी दिखती है जो भारत का विनाश चाहते हैं। विपक्ष को अपनी भूमिका को लेकर के दोबारा से सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्नेहा जी एक मिनट मुझे दीजिएगा। अंशुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अमेरिका के लोग महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है हमारे उत्पादों पे, उसका भुगतान तो उन्हीं की पब्लिक कर रही है। हमारा क्या, हमारा माल तुम्हारे यहाँ नहीं बिकेगा, हम कहीं और बेच लेंगे। हमने उसके लिए बाजार डेवलप कर लिया, मर तो तुम्हारी पब्लिक रही है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चर्चा से एक चीज तो साफ है कि जंग की तपीश सरहदों को पार कर अब आम आदमी की थाली और रसोई तक शायद पहुंच जाए। सरकार जहां वैश्विक समीकरणों और सप्लाई चेन का हवाला देकर अपनी नीतियों का पूरी तरीके से सफाई करते हो और ये कह रही है कि हमारी नीतियां बहुत बेहतर है, तो वहीं विपक्ष ने महंगे सिलेंडर और गुमराह करने वाले दावों को लेकर घेराबंदी तेज कर दी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या अंतरराष्ट्रीय संकट का बोझ हमेशा आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा? क्या वाकई लकड़ी के युग की ओर लौटने की चेतावनी महज एक राजनीतिक बयान है या आने वाले दिनों की कड़वी हकीकत? फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।